आज हम आप लोगों को बताएंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र क्या होता है तथा पाचन किसे कहते हैं। यह बहुत ही कम्युनिकेटिव टॉपिक होता है, चैप्टर, लेकिन इसको हम लोग बहुत ही सरलता से समझेंगे, बहुत ही इसको इतना आसानी से समझाएंगे आप लोगों को कि यह तुरंत समझ में आएगा। इसके साथ साथ आप लोग इसे नोट भी करते हैं। देखिए, जो पाचन होता है, पाचन किसे कहते हैं? किसी भी जटिल भोज्य पदार्थों या किसी भी जटिल कणों को सरल कणों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। जैसे चना खा रहे हैं तो चना खाएंगे, चना थोड़ा सा बड़ा कण है, इसको तोड़ तोड़ के दांतों के द्वारा छोटा कर लेंगे, तो अब यह क्रिया क्या कहलाएगी? पाचन। तो पाचन का ये एक अलग मतलब पाचन में सहायता करता है। जो हम लोगों का दांत होता है, दांत भी पाचन में सहायता करता है, इसलिए इस टॉपिक को हम अलग से एक वीडियो बना दिए हैं। इसलिए इसमें दांत के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। जटिल कणों को सरल कणों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन। कुछ हम लोगों में ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसका पाचन नहीं होता है, डायरेक्ट इसको अवशोषण कर लिया जाता है। जैसे जल, इतने छोटे जल, विटामिन, खनिज, इतने छोटे कण होते हैं, बहुत ही छोटे कण होते हैं, इनको तोड़ने की आवश्यकता होती ही नहीं, तो पाचन करेंगे किसे? पाचन इसे कहेंगे नहीं। तो जल, विटामिन व खनिज कण इतने छोटे होते हैं कि इनका पाचन नहीं होता है, यह डायरेक्ट ही सोख लिए जाते हैं, डायरेक्ट इनका क्या होता है? अवशोषण हो जाता है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियोकेमिकल प्रक्रिया कैसे है? जब कोई भी चीज हम लोग खाते हैं तो पहले उसको कूच काच के खाते हैं, एकदम दांत से पहले कूचेंगे उसको बढ़िया से, तो ये फिजिकल हो गया, फिजिकल। और इसमें हम लोगों के लार ग्रंथियों से मिल गया लार, वह क्या हो गया? रासायनिक। तो उसे ही हम लोग कहेंगे फिजियोकेमिकल प्रक्रिया। पाचन एक कैसी क्रिया है? फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। पाचन का मुख्य कार्य होता है कि भोजन से हमको ऊर्जा का निर्माण करना। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अब देखिए पाचन तंत्र कितने भागों में पूर्ण होता है। जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र मुख्यतः दो भागों में पूर्ण होता है। पहला होता है आहार नाल, दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। जो आहार नाल होता है इसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, कितने लोगों को ये समझ में आता है कि जो मुख गुहा के बाद की जो नली होती है, जिसे हम लोग ग्रास नली कहते हैं, इसे ही कहते हैं आहार नाल। आहार नाल बाबू ये नहीं होता है। मुख गुहा के पास से आहार नाल टोटल लगाई गुदा तक, मुख गुहा से गुदा तक, ये टोटल आएंगे। मुख गुहा के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद सिकम, सिकम के बाद ये बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद आके यहाँ गुदा पर खत्म हो जाता था, गुदा द्वार पर। ये टोटल यानी आहार नाल की संपूर्ण लंबाई होती है 32 फीट। कितनी होती है? 32 फीट। यदि इसे लगभग मीटर में बदले तो आएगा 9 कुछ 1-2 करके मीटर आएगा, यानी मान लेते हैं कि 9 मीटर के करीब होगा। टोटल आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर। तो यह एक हो गया हम लोग का आहार नाल। दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। जो पाचक ग्रंथियां होती है, इनसे पाचक रस का स्राव होता है। जो पाचक रस का स्राव होता है किससे होता है? पाचक ग्रंथियों के द्वारा होता है। ये जो आहार नाल होते हैं इसमें कई भाग होते हैं। आहार नाल के मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। और पाचक ग्रंथियों में होता है लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत व पित्ताशय, अग्नाशय व आंत ग्रंथियां। देखिए, जो मुख गुहा होता है, हम लोग मुख गुहा किसे कहेंगे? मुख के अंदर जो खाली वाला भाग होता है, किसी भी खाली स्थान को हम लोग कहते हैं कैविटी। क्या कहेंगे? कैविटी। कैविटी, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी के नाम से या बकल कैविटी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। यानी मुंह के अंदर जो खाली वाला भाग हमको दिख रहा है, हाँ, ये खाली वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? मुख गुहा। ये हो गया हम लोगों का मुख गुहा। तो मुख गुहा हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, टॉपिक बाय टॉपिक इसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो यह हो गया हम लोगों का मुख गुहा। अब मुख गुहा के बाद आएंगे जो यह वाली नली होती है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली और ग्रसनी दोनों अलग अलग होता है। ग्रसनी में जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, उस वाली नली को हम लोग बोलेंगे ग्रसनी। और जिस नली में हम लोगों का भोजन जाता है, जिसे हम लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहेंगे ग्रास नली। इस ग्रास नली की टोटली लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके बाद आएंगे अमाशय। अमाशय के बाद पढ़ेंगे छोटी आंत। छोटी आंत में कैसे पाचन होता है तथा इसमें किस किस प्रकार का क्रमानुकुंचन होता है, अमाशय में कैसा क्रमानुकुंचन होता है। इसके बाद सिकम पर आएंगे, अपेंडिक्स। बड़ी आंत को पढ़ा जाएगा। लीवर कौन सा रस स्राव करता है, अग्नाशय कौन सा रस स्राव करता है, अग्नही, अमाशय कौन सा रस स्राव करता है। अब इनके बातों को पढ़ा जाएगा। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ये मुख जो गुहा हो गया, ये पहला पार्ट हो गया मुख गुहा। जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, उसका नाम होता है पैरोटिड ग्रंथि।
यह जो सांपों में पाई जाती है, यह सांपों में जहर निकालने के काम में आती है। सांपों में जहर का स्राव करती है, यही सांपों में विष का स्राव करती है। कौन? पैरोटिड ग्रंथि। यह पैरोटिड ग्रंथि मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन सांपों में भी पाई जाती है। यही सांपों में जहर उगलने का काम करती है। देखिए 3 होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, तो टोटल हो गए 6। अब 3 जोड़ी हो गए यानी 6 हो गए, तो जोड़ी में बनाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 6। तो 3 जोड़ी हो गई लार ग्रंथियां। अब इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज व म्यूकस। देखिए एक बार हम लोगों के संपूर्ण एक दिन में, पूरे दिन भर में यानी 24 घंटे में हम लोगों का जो लार ग्रंथियां होती हैं 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर क्या बनाती हैं? लार। 1.5 लीटर लार्वा का स्राव करती है भैया, 1.5 लीटर लार बनाती हैं। हम लोगों की जो लार ग्रंथियां होती है, तीनों लार ग्रंथियां मिलकर पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ये तीनों ग्रंथियां मिलकर 1.5 लीटर पूरे दिन भर में लार बनाती है। कभी कभी बच्चों में देखेंगे इतना ही लार ग्रंथियां लार बना देती हैं कि उसका लार बाहर निकलने लगता है, लगेगा मुंह से बाहर को चूने, बार बार वो देखेंगे, छोटी मोटी उसको रुमाल देंगे छोटा सा, बार बार उसका पोंछते रहेंगे सब लार। उसको गांव देहात में लड़ चूना लेकर कहते हैं, जिसका बहुत ज्यादा लार और चूने लगता है। तो ये जो लार्वा होता है दिन भर में कितना बनेगा? 1.5 लीटर। अब यह 1.5 लीटर जो लार्वा है 3 लार ग्रंथियां मिलकर बनाती हैं। अब यह 3 लार ग्रंथियां 4 प्रकार के एंजाइमों का स्राव करती हैं। देखिए एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है यह कीटनाशक का काम करता है। कीटनाशी एंजाइम भी इसे कहते हैं हम लोग, लाइसोजाइम एंजाइम को। यह जो एंजाइम होता है लाइसोजाइम एंजाइम, अब प्राकृतिक बनाते समय सोचा कि देखिए अब कितने लोग इसमें से मजदूर रहेंगे, कितने बच्चे लोग छोटे रहेंगे, तो ये बकैया खेलते रहते हैं, जब हाथ पैर पे चलते रहेंगे तो उन लोगों को लकड़ी मिलेगा तो मुंह में तुरंत लगा के लगेंगे सब चबाने। तो अब प्राकृतिक सोचा कि ये बताइए अगर ये लकड़िया को चबा रहा है तो लकड़िया में जितने भी कीटाणु होंगे जाके इसको नुकसान पहुंचाएंगे। इसके लार में एक ऐसा एंजाइम डाल दो कि जो उन कीटाणुओं को मार दे। अब देखिए जैसे हम ही हो गए, इसको मिटाते हैं, हाथ से मिटाएंगे, शर्ट में पोंछ लेंगे। चाहे कोई भी मजदूर होता है, अगर उसको कुछ लेके जाकर दीजिए, सुरती बना के खाता है मजदूर, तो सही अभी मसाला वसाला लगेगा तुरंत साइड में पोंछेगा, तुरंत दीजिए। तो अब इसमें जितने भी कीटाणुनाशक हैं, कीटाणु होंगे वो अंदर जाएंगे तो कीटाणुनाशक कोई होना चाहिए, यानी कीटों को नाश करने वाला कोई होना चाहिए। अब उसको प्रसाद मिला, तुरंत हाथ शर्ट में पोंछा, दीजिए प्रसाद। अब प्रसाद लिया, मुंह में खा लिया, तो अब उसके हाथ से जितने भी कीटाणु गए अंदर मुंह में मरना चाहिए कि ना, तो उसके लिए कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम होता है उसे हम लोग कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, यह कीटाणुओं को मार देता है। दूसरा होता है टाइलिन व डाइस्टेज। देखिए टाइलिन व डाइस्टेज ये दोनों अलग अलग एंजाइम है, लेकिन दोनों का काम होता है एक ही। टाइलिन और डाइस्टेज इन दोनों का अलग अलग एंजाइम है, लेकिन दोनों का काम होता है एक ही। ये लोग मंड का पाचन करते हैं, स्टार्च, मंड या चोकर का पाचन करते हैं। स्टार्च समझते हैं, कोई भी जैसे खाना हो गया उसका जो ऊपरी वाला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टार्च। गेहूं हो गया, गेहूं का जो ऊपरी वाला भाग होता है, गेहूं के ऊपरी वाला भाग, उसको हम लोग चोकर कहते हैं। अगर वही चोकर हम लोगों के आटे के अंदर ना रहे तो हम लोग उसका पाचन नहीं कर पाते हैं। हम लोगों का जो पाचन तंत्र होता है यह पूर्ण रूप से उसके अंदर बने हुए कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं कर पाता है, यानी उसके साथ क्या होना चाहिए? चोकर होना चाहिए, यानी मंड का पाचन होना चाहिए। मंड होना चाहिए तभी इसका पाचन होगा। हम लोग रोटी खाएंगे, 5 को 7 को खाएंगे रोटी, तो रोटी का पाचन हो जाएगा, क्योंकि उसमें चोकर मिला रहना चाहिए। कितना उसको चाल लीजिए, चालने के बाद उसमें कुछ ना कुछ चोकर रह जाएगा। अब 100% उसमें से यदि हम लोग स्टार्च यानी चोकर निकाल दिए तब वो बन जाता है मैदा, और मैदा का पाचन हम लोगों के अंदर नहीं हो पाता है। पापड़ ऊपर खाएंगे, जब पापड़ खाएंगे तो उसका पाचन नहीं होता है, डायरेक्टली जाके अंदर में गैस बनने लगता है। काहे कि उसमें से मंड का कोई जो मंड होता है, चोकर या मंड जिसे स्टार्च कहते हैं, ऊपरी वाला खोल, उसका थोड़ा भी मात्रा होता ही नहीं है, पाचन होगा ही नहीं, इसीलिए बनने लगता है गैस। अब उसको हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे। तो टाइलिन और डाइस्टेज दोनों किसका पाचन करते हैं? मंड, चोकर, वो स्टार्च का पाचन करते हैं। देखिए अगला होता है म्यूकस। जो म्यूकस होता है यह भोजन को चिपचिपा बना देता है। हम लोग जब खाएंगे तो मुंह में से उगल के देखेंगे तो भोजन एकदम चिपचिपा हो जाता है। कभी कभी कंकड़ उंकड़ थोड़ा सा या बाल आ जाता है मुंह में रोटी वोटी में से, तो उसको जब उगल के देखते हैं तो चिपचिपा हो जाता है भोजन। अब उस चिपचिपे भोजन को हम लोग कहते हैं बोलस। क्या कहेंगे बाबू? बोलस। तो चिपचिपा भोजन को बोलस कहेंगे। यह जो म्यूकस होता है इसी भोजन को बना देता है चिपचिपा। यहाँ तक समझ में आया?
इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके। ये जो ग्रॉस नली होती है इसे हम लोग कहेंगे आइसोफेगस। ये जो आइसोफेगस होते हैं इनमें पाचन किसी प्रकार का नहीं होता है। जो नली है ग्रास नली, ग्रास नली की टोटल लंबाई होती है 25 से लगभग 30 सेंटीमीटर तक। थोड़ा आदमी बड़ा रहेगा भाई तो नलिया की लंबाई बढ़ रहेगा, जैसे आप जैसे रहेगा तो थोड़ा सा लंबाई बढ़ रहेगा। अब हमारे जैसे रहेगा तो 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा। हम थोड़ा 2 फीट के आदमी, तो 2 फीट का नहीं है यार, 5.5 फीट, ठीक। तो अब हमारे बच्चा रहेगा तो कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, और थोड़ा बड़ा आदमी रहेगा तो लगभग 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यह जो नली होती है इसकी पूरी लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी यह नली होती है। इस नली के अंदर ये जो ग्रास नली होती है, इस नली के अंदर केवल भोजन जाता है। इस नली से हम लोग सांस नहीं लेते। इस नली में भोजन का पाचन नहीं होता, ना तो कोई ग्रंथि इसमें पाई जाती है जो किसी भी प्रकार के एंजाइमों का स्राव करे। इस प्रकार का कोई भी इसमें ग्रंथि नहीं पाई जाती। भोजन को ढकेलने के लिए इसी नली के अंदर देखेंगे, भोजन जब झटका से आप लोग करेंगे तो भोजन वहां में जाकर कभी कभी खनवा अटक जाता है, तो ऐसे करेंगे, बरियाई से उसको धक्का देंगे। जब धक्का देंगे तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्रमानुकुंचन। क्या कहेंगे, क्रमानुकुंचन। पेरिसिस्टेलाइसिस, पेरिसिस्टेलाइसिस के नाम से उसे हम लोग जानते हैं, क्रमानुकुंचन। जैसे मलहम कोई निकालना रहता है, मलहम ट्यूब से, तो ट्यूबवा के अंदर से देखेंगे उसको एक बार और ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ के फिर ढकेलेंगे ऐसे, फिर मोड़ेंगे थोड़ा सा और ढकेलेंगे, फिर मोड़ने के बाद जब धक्का देंगे तब तो थोड़ा सा में से निकलता है। यानी क्रम के बाद थोड़ा थोड़ा धक्का देते आगे उसको बढ़ाए। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रमानुकुंचन। ठीक उसी तरह जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली मतलब इसी में जाएगा घास भूसा। ग्रास इंग्लिश में ग्रास को क्या बोलते, इंग्लिश होती है ग्रास, और ग्रास का हिंदी क्या होता है, घास। यानी घास भूसा जितना भी फूड रहेगा सब फूड किस में जाएगा, ग्रास नली में। यहीं से आप लोग समझ सकते हैं ग्रास नली में क्या जाता है, भोजन। तो यह हो गया हम लोगों का ग्रास नली। इसमें क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है। इसकी लंबाई टोटली 25 सेंटीमीटर होती है। यहां तक आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अमाशय की। जो अमाशय होता है इसे हम लोग कहते हैं पेट। क्या बोलते हैं बाबू, पेट। ये जो बाहर वाला हमको दिख रहा है, बाहर वाला भाग, इसे हम लोग पेट नहीं, इसे उदर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो भाग रहता है उसे हम लोग बोलते हैं पेट, इसे कहते हैं अमाशय। अमाशय बोलिए या पेट बोलिए। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात आप लोग सुने होंगे, जब कोई भी महिला डिलीवरी रहती है तो उसको कहते हैं इसे तो अगर पेटवा में लड़का है। अगर ये बताइए, ये अमाशय में अगर लड़का रहता तो उसका जल उल जाता ना। ये अमाशय HCl रस का स्राव करता है, जल उल जाता। अब इसको हम आगे बता रहे हैं, इस बात को हम बताएंगे, ठीक। अब देखिए अमाशय, जो अमाशय होता है भोजन को 3 से 4 घंटे तक रोक के रखता है। कितने घंटे तक रखता है, 3 से 4 घंटे तक रोक के रखता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। इनके 3 भाग होते हैं। कितने भाग, 3 भाग होते हैं। डॉक्टर इसीलिए बोलता है कि बाबू कोनो एक दवा किसी एक रोग का खा लियो तो दूसरी दवा जब खाना होगा तो 3 घंटा के बाद खाना। क्यों कि जब खाओगे तुरंत, जब खाएंगे आप लोग भी खाएंगे तो भोजन जाएगा, यानी दवा जाएगा ग्रास नली से तुरंत कहाँ चला जाएगा, अमाशय में। और हल्की वाली दवाइयाँ रहेगा और जाएगा हल्की वाली दवाइयाँ से दूसरा वाली दवाइयाँ मिल गया। अगर इसका सिम्टम्स कोई दूसरा होगा, पहली वाली दवाई का सिम्टम्स कोई दूसरा होगा, जाके उसी में कर लेगा रिएक्शन, आपको हो जाएगा इन्फेक्शन। हो जाएगा ना। जब इन्फेक्शन होगा तो दिक्कत पड़ेगी। तो इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि 3 घंटे से 4 घंटे के बाद आप दवा को खाइएगा। एक दवा खाने के बाद, जैसे मान लीजिए एलोपैथ का खाएं, अब होम्योपैथ का खाना है तो कहेंगे 4 घंटा के बाद, ठीक। नहीं होगा तो उसी में एगो आपको एबिल दे देंगे, थोड़ा इसका जो भी इन्फेक्टेड होगा उसको हटा देगा। इस दवा का जो भी कम्युनिकेशन रहेगा इसको हटाएगा। फिर से कहेंगे अब 3 घंटा के बाद दवा खाना, 4 घंटे के बाद, 3 से 4 घंटे के बाद। तो ये भोजन को कितने घंटे तक रोक के रखता है, 3 से 4 घंटे तक। इसके 3 भाग होते हैं। देखिए जो पहला वाला भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं कार्डियक। क्या कहेंगे भैया, कार्डियक, ठीक। इस भाग को हम लोग कहते हैं कार्डियक। यह हार्ट के एकदम जस्ट करीब में पाया जाता है। यहाँ हार्ट है, हार्टवे के जस्ट पास में पाया जाता है यह, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं कार्डियक। यह अमाशय का सबसे ऊपरी भाग है। कौन सा भाग है, ऊपरी भाग है। यही स्राव करता है HCl का। किसका स्राव करेगा, HCl का स्राव करेगा। समझ रही है ना क्या हुआ, चलिए ठीक। यह किसका स्राव करता है, HCl का स्राव करता है। इसी के अंदर यह जो HCl होता है, अंदर ऊपर से भोजन आने वाले भोजन को यह इंतजार करता रहता है। उसमें किसी भी प्रकार का यदि कीटाणु मिला हो, जीवाणु मिला हो, तो इसे हम लोग कहते हैं जीवाणुनाशक या कीटाणुनाशक का भी काम करता है। जीवाणुनाशक या कीटाणुनाशक का काम करता है, कीटाणुनाशक।
कीटाणुनाशक का भी काम करता है। इस जीवाणुनाशक या कीटाणुनाशक का भी काम करता है। जब आप ऊपर से भोजन करेंगे, कोई भी थोड़ा सा बैक्टीरिया वाला भोजन कर लिए, जीवाणु जो भी हो, या दूषित भोजन भी थोड़ा सा किए हैं, तो इंतजार करता रहेगा कार्डियक वाला भाग, या कार्डियक वाला भाग क्या करता रहेगा, वेट करता रहेगा और कहेगा आओ आओ। इसी में थोड़ा सा देखेंगे, इसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, एक जो ग्रंथियां होती है, ये ग्रंथियां HCl का स्राव करती हैं, दोनों तरफ ग्रंथियां होती हैं जो HCl का स्राव करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यह जो अम्ल होता है इनको तुरंत मार देता है, क्या करेगा, मार देगा। और जो वही भोजन आप किए, अब भोजन में थोड़ा भी जीवाणु मिला है तो इसको कौन मार देगा, HCl। इसीलिए इसे हम लोग जीवाणु नाशक भी कहते हैं। यह भाग हो गया। अब दूसरा भाग हम लोग देखेंगे, ये जो दूसरा वाला भाग होता है, इस दूसरे भाग को मध्य भाग कहेंगे। इस मध्य भाग का नाम होता है दूसरा वाला का फंडी, फंडिक। ठीक, ये जो फंडिक वाला भाग होता है, इस फंडिक के अंदर पाए जाते हैं रुचि नुमा संरचना, उसे हम लोग रुचि कहते हैं। कांटे के नुमा संरचना पाया जाएगा, कांटा कांटा जैसे बना रहेगा। इसके अंदर कैसा संरचना पाया जाएगा, कांटे नुमा संरचना। कांटे नुमा इसमें संरचना पाए जाते हैं। यह कांटे नुमा संरचना भोजनमा को रोक के रखते हैं। अगर कोनो नाली है, नाली के अंदर इसे चार को छड़ गाड़ दीजिए, अब पानी इधर से जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, उसमें जाके घास फूस थोड़ा फंस जाएगा, तो और इधर से आने वाला पनिया स्लो हो जाएगा ना स्लो। ठीक इसी तरह इसके अंदर में जो रुचि होता है, यह काम क्या करता है, भोजन को देर तक रोक के रखता है। अगर आपके अंदर भोजन नहीं है इस अमाशय के अंदर, तो अब ये काम क्या करता है कि इधर से हल्का फुल्का भी HCl आएगा और इस पर पड़ेगा तो यह एक्टिव हो जाता है और हो जाएगा कांटे नुमा सीधा सीधा। जब कांटे नुमा सीधा सीधा हो जाएगा तो पेट में चुभन होने लगती है। तो भूख लगने के बाद पेट में चुभन किसके कारण होती है, तो रुचि के कारण होती है। पेट में चुभन किसके कारण होती है, रुचि के कारण। यह किस भाग में पाए जाते हैं, मध्य भाग में। अमाशय के मध्य भाग का नाम क्या होता है, फंडी। यहाँ तक समझ आया। तीसरा इसका भाग होता है पाइलोरी। तीसरा इसका क्या भाग होता है भैया, पाइलोरी। पाइलोरी। अब देखिए ये जो पाइलोरिक वाला इसका भाग होता है, यह पाइलोरिक भाग में ऊपर व नीचे, थोड़ा सा देखिए इधर, ये पाइलोरिक वाला जो भाग होता है इसके ऊपर व नीचे दोनों ही तरफ पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्रंथियां कुछ पाई जाती है। ठीक, गैस्ट्रिक जो जूस निकालती हैं वही पाई जाती है गैस्ट्रिक इस पे ग्लैंड। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं इस पे ये निकालती हैं गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस काम किसका करेगा, इसे हम लोग जठर रस के नाम से ही जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे, जठर रस के नाम से जानेंगे। यानी जठर रस का स्राव करती है कौन, जठर ग्रंथियां। इन्हें हम लोग जठर ग्रंथियां के नाम से जानते हैं। ये जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं। अब जब यह स्राव करेंगी तो इनका काम होता है, इसमें से पहला निकलता है रेनिन। क्या निकलेगा भैया, रेनिन। रेनिन एक तो हो गया रेनिन, दूसरा निकलता है पेप्सिन। कौन निकलेगा, पेप्सिन। देखिए रेनिन किसका पाचन करता है तथा पेप्सिन किसका पाचन करता है। जो रेनिन होता है यह दूध को बना देता है दही में। किसमें बना देता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए बूढ़ो दादा लोग को बोला जाता है कि आपसे दूध पाचन नहीं होगा, आपके अंदरमा से जो जठर रस है, जठर रस बहुत तेजी से ना निकलेगा, आप दूधवा को छोड़ के डायरेक्ट दही खा लीजिए, बहुत जल्दी से पच जाएगा। यही लिए बूढ़ो लोग को देखेंगे ना तो लोग जल्दी दूध नहीं खाएगा, दही का बहुत मांग करते हैं सब। ठीक, तो वो लोग जब दही का मांग करेंगे क्यों कि दहिया बहुत आसानी से पच जाता है। अब ये होता है पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है यह पाचन करता है प्रोटीन का। किसका पाचन करेगा भैया, प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन करके यह बदल देता है इसे पेप्टोन में। किसमें बदल देगा, पेप्टोन में। पेप्टोन प्रोटीन का पाचन करके किसमें बदल देता है, पेप्टोन्स में। तो ये हो गए इसके जठर रस। अब देखिए, अब हमको बताइए कि जब आदमी भोजन कर लेता है और जो ही भोजन करेगा तो उसको अत्यधिक नींद लगने लगती है। एक जेनेरिक ये पोजीशन होता है, जब भोजन करेगा तो उसको अत्यधिक नींद लगने लगा, और जितना अत्यधिक भोजन करेगा उतना अत्यधिक ये जो HCl अम्ल होता है उतना अत्यधिक स्राव होता है। अब बात ऐसी होती है कि आदमी को नींद क्यों लगने लगती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और गोल्जी बॉडी होते हैं, तो गोल्जी बॉडी पूरे शरीर से ऊर्जा को खंखोर के, पूरा मस्तिष्क से ऊर्जा को खंखोर के खोज के लाएगा और दे देगा अमाशय को, क्योंकि इसी को भोजन पचाने की आवश्यकता है।
जब इसको भोजन पचाने की आवश्यकता है, अब मस्तिष्क से भी ऊर्जा ला कर दे दिया, पैरों से भी ऊर्जा ला कर दे दिया, सब थकान जी से रहने लगा। अब मस्तिष्क कहेगा थोड़ा सा सो ले, तो लगेगा सब। कितना लोग खाना वाना खाने के बाद खड़े भंगवाने लगते हैं, भंगवाने मतलब फीलिंग स्लीपिंग, ठीक। तो स्लीप मतलब सोने के जैसा महसूस करने लगते हैं, लग रहा है उन लोगों को नींद आ रही है। तो इसी का होता है भोजन में अमाशय से अत्यधिक HCl अम्ल का स्राव होने के कारण। दूसरी बात, आप लोग कहेंगे यह जो HCl अम्ल है यह तो अम्लीय है कि पेटवा को जला का नहीं देता है। अरे कैसे जला देगा भैया? ये जो HCl है यह अमाशय को इसलिए नहीं जला पाता क्यों कि अमाशय के आंतरिक दीवार को कहते हैं म्यूकोसा। क्या कहेंगे? म्यूकोसा। और म्यूकोसा एक क्षारी होता है। कैसा होता है? म्यूकोसा क्षारी होता है। तो जितना भी भोजन इसके आंतरिक दीवारों की तरफ रहेगा, उस भोजनवा में जब यह अम्ल मिलेगा और ये रहता है म्यूकोसा क्षारी, तो अम्लवा जब क्षार को मिलाएगा तो कैसा बन जाएगा भोजन? लवण। अब हो गया न्यूट्रल, लो काम खत्म। न्यूट्रल हो गए तो जलेगा ही नहीं, अब पेट नहीं जलेगा। दूसरी बात, अब यहाँ तो हो गया। कितना लोग बता रहे थे ना कि कितना लोग नॉर्मल कहते हैं कि कोई महिला डिलीवरी रहती है तो कहते हैं उसका बच्चा उसके पेट में। पेट में नहीं होता बाबू, पेट का मतलब होता है अमाशय। ये बाहर वाला जो भाग है उधर। हमेशा जो बच्चा रहेगा वो किसमें रहेगा? जायगोट जो भ्रूण रहेगा किसमें रहेगा? गर्भाशय के अंदर रहता है। और इसी के ऊपरी वाला भाग होता है, इसी के ऊपर गर्भाशय जस्ट स्थित रहता है। ये जो छोटी आती है इसी के ऊपर की तरफ स्थित रहता है गर्भाशय, वहां पे रहता है बच्चों। अब कहते हैं कि पेट में, अगर पेट में रहता तो अम्लवा जलाने का काम करता है, तुरंत गला वाला देगा, झंसा जाएगा, एकदम छाता जैसे छाता होता है करिए वाला छाता, वैसा लड़का पैदा हो जाएगा, तुरंत पैदा हो जाएगा, फिर खाट देगा बाहर। ठीक, तो पेट में नहीं होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। छोटी आंत को हम लोग अब जाने, जो छोटी आंत होती है पूर्ण पाचन इसी के अंदर होता है। पूर्ण पाचन किसके अंदर होता है? छोटी आंत के अंदर। लेकिन पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है हम लोगों का अग्ना से। पूर्ण पाचक एंजाइम कौन निकलता है? अग्ना से। कहाँ बैठ के टिप टॉप कर रहे हो? जरूरी रहता है क्लास में टिप टॉप करना, बाहर नहीं चला लेंगे मोबाइल। कहाँ टिप टॉप कर रहे हैं? हाँ, व्हाट्सएप चला रहे हैं तो व्हाट्सएप जाके घर पे चलाइए, क्लास में चलाएंगे। देखिए बात ऐसी है ना बाबू कि हर मासूम चेहरा एक दिन जरूर धोखा देता है। हर चमकने वाला कांच का टुकड़ा हीरा नहीं होता। सभी लोगों को खोज होती है अपने से बेहतर की। मिल जाएगी क्यों ना उसको, बेहतर चल जाएगी उसके साथ। तब से टिप टॉप में कर रहे हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक को छोटी आंख से।